हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स। हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज़ अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें अब हम लोग दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज़ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि रिएक्शन किसके साथ पढ़ के दिखानी है, हमें हाइड्रोजन के साथ पढ़ के दिखानी है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स को मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ बाय ई, तो जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो आप लोगों को इस टाइप का हाइड्राइड बनाते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसका हाइड्राइड कैसा बनेगा, फिर H2O ऐसा बनेगा। सल्फर की बात करें तो ये हाइड्राइड कैसे होगा, H2S। सेलेनियम की बात करें तो कैसा हाइड्राइड बनाएगा, H2Se। टेलुरियम की बात करें तो ये बनेगा H2Te बनेगा ना। इसके अलावा ऑक्सीजन एक और हाइड्राइड बनाता है। ऑक्सीजन जो दूसरा हाइड्राइड बनाता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। ये दूसरा हाइड्राइड भी बनाता है। अब इन हाइड्राइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो वाटर है, वी नो दैट इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, है ना। कलरलेस क्या होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी की गैसेस की बात करते हैं, मैंने बता दिया कि ये गैसेस है, ये बाकी के जो हाइड्राइड्स होते हैं, दीज आर कलरलेस गैसेस। दीज आर व्हाट, कलरलेस गैसेस। इनफैक्ट इनमें से बहुत से तो टॉक्सिक भी होते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देंगे एंड रिएक्शन देने के बाद हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये H2S के मुकाबले ज़्यादा होता है, बट देन आफ्टर इसमें बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलता है। देखिए इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, राइट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर यही होता है, दैट इज़ H2O का। इसमें अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये जो ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स के हाइड्राइड्स हैं ये एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट वाटर, एंड इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये इस मैनर में इंक्रीज होती है। देखिए ये इस मैनर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। नाउ इसमें अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस इसकी, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसी मैनर में बढ़ती है। मीन्स वाटर काफ़ी कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, एंड H2Te या फिर आगे भी अगर बढ़ते हैं तो H2PO ये काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ के तरफ हमें फिर से ध्यान रखना है कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स की, तो ये इस मैनर में डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वाटर, देन उसके बाद नंबर आएगा H2S, देन H2Se, देन H2Te। ये कम स्टेबल होता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये जो एलिमेंट्स है इनके जो बॉन्ड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, एंड बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बॉन्ड वैसे वैसे वीक होता जाएगा, मतलब उसे तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी लगती जाएगी। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। नाउ सारे के सारे जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप नंबर 16 के, इन्हें हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया। इन सब में अगर E का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3, एंड इनका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एंगुलर। आप लोगों को शायद पानी का स्ट्रक्चर पता होता है, यहाँ पर 2 लोन पेयर होती है, ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एक चीज़ के तरफ ध्यान रखिए कि जो बॉन्ड एंगल होता है H बॉन्ड एंगल,
अगर हम लोग HEH बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल मिलता है पानी में, देन उसके बाद H2S, देन उसके बाद H2SE एंड देन H2TE। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि बॉन्ड एंगल जो होता है ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको 90 के आसपास मिल जाता है एंड पानी के केस में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इनके हाइड्राइड्स के। कब बनते हैं? जब ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते तब। ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स की रिएक्शन करके दिखाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ग्रुप नंबर 17 मतलब हैलोजन्स, बराबर है। सारे के सारे जो हैलोजन्स हैं ये हैलोजन के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं एंड बनाते करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हलाइड, जिससे हम लोग हैलो एसिड्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर X की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड इवन आयोडीन भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो हैलो एसिड्स बनते हैं गाइस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम लोग इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा जब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा, तो इट इज़ अ वेरी वीक एसिड एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू HI। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सर ऐसा क्यों? तो सोचिए जरा, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस ऑर्डर में अगर देखें तो वो डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा एलिमेंट है, राइट, आयोडीन बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को अगर हम लोग अज्यूम करते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन इतना है, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो आयोडीन का साइज बड़ा है गाइस, ये बॉन्ड थोड़ा सा वीकर है। तो वीकर है तो जल्दी टूटेगा। अब जल्दी टूटेगा मतलब हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एंड वी नो दैट एसिड मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर। इसीलिए सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, HI होता है, एंड सबसे वीक एसिड कौन सा होता है, HF। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हिसाब से अगर आप लोग अरेंज करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी, देन HBr में मिलेगी, देन HCl में मिलेगी, एंड देन किस में मिलेगी, HI में, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूटता है। ना यहाँ पर अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में सोचें तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या, इन्हें हीट कर डिकम्पोज करके देखना। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर। जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड मजबूत है, मतलब थर्मल स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। थर्मल स्टेबल कौन होगा, HF होगा, एंड सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, HI होगा। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान रखिए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जो थर्मली स्टेबल है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो HF ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, देन HBr मिलेगा, देन HCl मिलेगा, एंड देन क्या मिलेगा, HI। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि HI का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात अगर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को मिलता है गाइस सबसे ज़्यादा HF का, राइट, सबसे ज़्यादा HF का। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे होते हैं, एंड देयरफॉर इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अगेन हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर बात करते हैं तो ये लिक्विड होता है, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं HCl, HBr, HI ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती है, ये गैसेस होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है कुछ ऐसे। HF इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखिए HI का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे ये होता है, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। मीन्स करेक्टेड ऑर्डर लिखना है तो
तो आप लोग लिख सकते हैं कि HF का बॉइलिंग पॉइंट HI से ज़्यादा है, देन HBr एंड देन क्या रहेगा HCl। ऐसा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप लोगों को मिलता है। तो जो ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड्स हैं, इनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई, ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से समझ के याद रखेंगे। इनके ऊपर आप लोगों को कई सारे टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है। अब ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देते। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो इसका रीज़न है कि जो ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है गाइस? NH2 NP6। मतलब ये कि इनका जो वैलेंस शेल है ये कंप्लीट भरा हुआ है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड देयरफॉर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देते। अब ग्रुप नंबर 16, 17, 18 इन मेंबर्स की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कि बताइए ग्रुप नंबर 16 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है, या 17 की रिएक्शन कैसे होती है, या फिर इवन ऑक्सीजन की रिएक्शन कैसे होती है, ये बताइए। तो ग्रुप नंबर 16 की रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ते हैं। अब ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स हैं, इसे हम लोगों ने E से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं गाइस, तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक EO2 टाइप का होता है एंड एक EO3 टाइप का होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, राइट। इसके एग्जाम्पल अगर देखें, ऑक्सीजन को इसके साथ कंबाइन करिए, क्या बन के आएगा? O3। इसे आप लोग क्या कहते हो? ओजोन। सल्फर को कंबाइन करिए, क्या बनेगा? SO2। सेलेनियम को कंबाइन करिए, सेलेनियम डाइऑक्साइड बन के आएगा। टेलोरियम को देखें तो TeO2 एंड अगर पोलोनियम का ऑक्साइड देखते हो तो ये ऐसा बनेगा, हालांकि रेडियो एक्टिव रहेगा, राइट। नाउ यहाँ पर जो SO2 है, जो SeO2 है एंड ये TeO2, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं गाइस, ये एसिडिक होते हैं एंड इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। मीन्स एसिडिटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं तो एसिडिटी का ऑर्डर आप लोगों को मिलता है ऐसे। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू SeO2 एज कम्पेयर टू TeO2। सर ये एसिडिक है क्यों? बराबर है ना, ये एसिडिक है क्यों? ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कर दिया पानी के साथ तो इट विल प्रोड्यूस H2SO3, जिसे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। अगर आप लोगों ने SeO2 का रिएक्शन कर दिया पानी के साथ तो आप लोगों को मिलेगा H2SeO3, जिसे हम लोग सेलेनस एसिड कहते हैं, राइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलेनस एसिड कहते हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने कहा कि SO2 एंड SeO2 ये एसिडिक है, बिल्कुल है, राइट। ये एसिडिक है एंड ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करते हैं। ये क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का। लेकिन TeO2 जिसे हम लोगों ने कहा कि ये सबसे कम एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरे टाइप का ऑक्साइड भी बनाएंगे, दैट इज EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। अब इनका नेचर क्या होगा? ऑक्सीजन ऐसा ऑक्साइड नहीं बनाता, सल्फर बनाता है, ये बना देगा SO3। सेलेनियम भी बनाता है SeO3। टेलोरियम का भी ऑक्साइड बनता है बट स्टेबल नहीं होता ना। ये जो दोनों के दोनों ऑक्साइड्स बने, ये दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्यों है? क्योंकि जब ये पानी के साथ कंबाइन होते हैं तो दे विल प्रोड्यूस एसिड। देखिए, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब पानी में जाता है
तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में याद रखिए कि इट इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसे हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। इवन किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी है इसका अंदाज लगाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से। सर ये कैसे? कौन सा देश सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एंड कौन सा देश ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करता है, इससे ये अंदाजा आता है कि उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हम लोगों ने कहा कि किंग ऑफ केमिकल है, तो ढेर सारे रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, ढेर सारे रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो सोचिए, जिस देश में ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा उस देश में फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ग्रो होगी। एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ग्रो होगी मतलब उस कंट्री का एग्रीकल्चरल फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, ये माना जाता है। सिमिलरली SeO3 ये जब पानी के साथ रिएक्शन देता है तो ये बना देगा H2SeO4, जिसे हम लोग सेलेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनिक एसिड। और ये दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो ये कैसे है? एसिडिक ऑक्साइड्स है, मतलब ये समवॉट रिड्यूसिंग नेचर दिखा सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देते हैं और कई सारे टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने भी डिस्कस की है। अब ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स की रिएक्टिविटी पढ़ते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स मतलब कौन? हैलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड इवन आयोडीन। गाइस, ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनाते हैं एंड तरह तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनमें से मैक्सिमम जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एंड ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन 2 ऑक्साइड बनाता है, एक OF2 एंड दूसरा O2F2। ये जो ऑक्साइड है इट इज़ अनस्टेबल, इनफैक्ट वेरी लेस स्टेबल। एंड ये जो ऑक्साइड होता है इट इज़ स्टेबल अप टू 298 केल्विन। नाउ ये दोनों के दोनों जो है बोथ आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड अगर हम लोग O2F2 की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्ट्रोंगर फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है एंड यही रीज़न है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट से प्लूटोनियम को अलग करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल से जैसे प्लूटोनियम से हम लोग एनर्जी बना लेंगे। जो वेस्ट मटेरियल है अगर उसमें कभी प्लूटोनियम चला जाए तो ये रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिविटी के कारण जितने पर्सन्स के कांटेक्ट में आएगा उन्हें कैंसर प्रोड्यूस करवा देगा। तो ये जो कंपाउंड है O2F2 ये इसे भी ऑक्सीडाइज करता है इनटू PuF6। देखिए, हम इससे फिर से प्लूटोनियम निकालकर उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। देन क्लोरीन की बात अगर करें तो क्लोरीन भी बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड बनाता है। Cl2O बनाता है, ClO2 बनाता है, Cl2O6 बनाता है एंड Cl2O7 भी बनाता है, जिसमें मैक्सिमम जो ऑक्साइड्स है दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एंड दे हैव टेंडेंसी ऑफ द एक्सप्लोजन। क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोड हो सकते हैं। इसमें से ये जो ClO2 होता है इसे हम लोग यूज़ करते हैं यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग एजेंट। इनफैक्ट इसका इस्तेमाल हम लोग वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए भी कैरी आउट करके दिखा सकते हैं। देन ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन Br2O, Br O2 एंड BrO3 ऐसे ऑक्साइड्स बनाता है विच आर वेरी लेस स्टेबल। ये काफ़ी कम स्टेबल होते हैं, डिकम्पोज होते हैं ऑन हीटिंग एंड ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे अच्छे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, जैसे I2O4, I2O5, इवन I2O7 भी बनाता है। दीज आर ऑल वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। एंड इनफैक्ट I2O5 ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए हम लोग I2O5 का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की तरफ। गाइस, ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते, राइट। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसका वही रीज़न हम लोग देंगे कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट भरा हुआ है एंड दैट्स व्हाई दीज हैव वेरी लेस टेंडेंसी फॉर द रिएक्शन। अब चौथी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन मतलब रिएक्शन विद द हैलोजन्स। इसमें एज यूजुअल सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स। ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन देते हैं एंड जब हैलोजन के साथ रिएक्शन देते हैं तो इस टाइप के हलाइड्स बना सकते हैं, EX6 टाइप का, EX4 टाइप का, EX2 टाइप का, इवन E2X2 टाइप का। यहाँ पर E की अगर बात करते हैं तो E सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है एंड टेलुरियम हो सकता है। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को हम लोग हलाइड्स नहीं कहते, ऑक्साइड्स कहते हैं, राइट। ये रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हम लोगों ने चेक करके देखा है। नाउ यहाँ पर ये जो हलाइड्स है ये अलग अलग टाइप के हलाइड्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेक्सा हलाइड्स की। अगर हेक्सा हलाइड्स की बात करते हैं तो SF6 बन सकता है, SeF6 बन सकता है, TeF6 बन सकता है। गाइस, ये सारे के सारे जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग हलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड्स, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हलाइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं फ्लोराइड्स। फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देन इसके बाद में नंबर आता है क्लोराइड्स का, देन इसके बाद में नंबर आता है ब्रोमाइड्स का एंड फाइनली नंबर आता है आयोडाइड्स का। अब इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो SeF6 है ये SeF6 एक्सेप्शनली स्टेबल माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड ये जो कंपाउंड्स है EX6 टाइप के, इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, जिसके कारण इन्हें ज्योमेट्री जाती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी जाती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसे, चलो SF6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप लोग SF6 के स्ट्रक्चर को देखते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि सल्फर यहाँ सेंटर में होता है, ये 4 बॉन्ड 4 फ्लोरीन के साथ, ये 5वां और ये 6वां। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इनफैक्ट यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये रेगुलर ज्योमेट्री है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होती, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोग टेट्राहलाइड्स में जाते हैं तो जो टेट्राहलाइड्स हैं ये क्या हो सकते हैं, तो ये SF4 हो सकता है, SeF4 हो सकता है, TeF4 हो सकता है, इवन TeCl4 भी हो सकता है गाइस, बराबर है। नाउ इन टेट्राहलाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d एंड इनके केस में एक लोन पेयर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर जो मिलता है वो मिलता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होता है समझने की कोशिश करिए। ट्राइगोनल मतलब ये एक ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड यहाँ पर सेंट्रल में एलिमेंट रख देते, जैसे ये लीजिए S को रख देते हैं, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी होती है ना। यहाँ पर 5 टोटल ऑर्बिटल्स है, लेकिन बॉन्डिंग देखिए कितने, 4।
एक जगह पे होती है लोन पेयर, यहाँ पर अगर लोन पेयर है तो F यहाँ पर होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बेंट होता है। एंड इस ज्योमेट्री को हम लोग दूसरा नाम देते हैं गाइस सीसॉ ज्योमेट्री। क्या नाम देते हैं? सीसॉ ज्योमेट्री। नाउ अगर हम लोग डायहालाइड्स में चले तो ये डायहालाइड्स भी बनाते हैं, जैसे कि HCl2 बन जाएगा, SF2 बन जाएगा, SCCl2 बन जाएगा, एक्सेट्रा बन जाएगा। ये जो डायहालाइड्स होते हैं इनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलता है एंगुलर। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था टेट्राहेड, जी हाँ, लेकिन तब जब उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। इस केस में आपको 2 लोन पेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 लोन पेयर्स। जैसे HCl2 का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो HCl2 का स्ट्रक्चर ऐसे तो होगा गाइज, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगी, देखिए। एंड इन 2 लोन पेयर के कारण ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? एंगुलर बन जाता है। नाउ गाइज एक और चीज़ के बारे में याद रखिए, ये जो कंपाउंड्स है ग्रुप नंबर 16 के, ये मोनोहलाइड्स भी बनाते हैं, इन्हें हम लोग मोनोहलाइड्स कहते हैं। ये मोनोहलाइड्स जो होते हैं ये हमेशा डायमेरिक फॉर्म में होते हैं। देखिए ये डायमेरिक हो गया, जैसा एग्जांपल देखिए तो S2Cl2 हो सकता है, Fe2Cl2 हो सकते हैं एक्सेट्रा। एंड ये जो डायमेरिक हलाइड्स होते हैं, दीज आर हैविंग द टेंडेंसी ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। इनमें डिसप्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी होती है। कैसे? देखिए, ये देखिए, ये Fe2Cl2 है, ये डिसप्रपोर्शनेट होके आपको देता है SeCl4 एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है थ्राइस ऑफ Se। सेम रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय S2Cl2। तो ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स हैं ये आप लोगों को हलाइड्स के साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन देते हुए दिखते हैं। अब ग्रुप नंबर 17 की रिएक्शन देखते हैं। सर ग्रुप नंबर 17 तो खुद हैलोजन्स है। हाँ, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जब कंबाइन होता है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नाउ ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, X डैश, X डैश 3, X डैश 5, X डैश 7। यहाँ पर X की अगर बात करें तो ये होता है हैलोजन एटम विथ लार्जर साइज, एंड X डैश जो होता है ये होता है हैलोजन एटम विथ स्मॉलर साइज। इनके एग्जांपल्स को देखें तो ये देखिए ये कैसे बन सकते हैं। ClF बन सकता है, ICl हो सकता है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा ये छोटा। इस टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ClF3 बनाकर दिखाया जा सकता है, ICl3, BrF3 भी हो सकता है। इस कैटेगरी में देखिए BrF5, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं एंड इस कैटेगरी में एक ही एग्जांपल होता है, दैट इज IF7। इन्हें हम लोग कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 की तरफ। गाइस ग्रुप नंबर 18 के बारे में आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस, मतलब नोबल गैसेस जिनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर है। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये गैसेस है, बराबर है। एंड आखिरी में रेडॉन। इसमें से ये 2 जो गैसेस होती है ये तो प्रैक्टिकली इनर्ट ही होती है। थोड़ी सी रिएक्टिविटी आर्गॉन के पास मिलती है, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग उसके कंपाउंड को आइसोलेट नहीं कर सके, मतलब ये मानते हैं कि ये भी पूरी तरीके से इनर्ट है। यहाँ पर रिएक्टिविटी आपको मिलती है क्रिप्टॉन एंड जेनॉन की, एंड इनमें भी ज़्यादा रिएक्टिविटी मिलती है जेनॉन की। जेनॉन ये हैलोजन के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन के साथ। ये जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग दैट केस ये बना सकता है जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन के ऐसे कंपाउंड हैं XeF2, देन XeF4, इवन XeF6 ऐसा कंपाउंड होता है। एंड ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बट स्टेबल अप टू ओनली रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन। तो ये है
ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, एंड इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। गाइस ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है ये मेटल के साथ कंबाइन होते हैं एंड कई सारे कंपाउंड बनाते हैं। आप लोगों को पता है कि पहला जो मेंबर है ऑक्सीजन, वो तो मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है एंड कई सारे टाइप के ऑक्साइड बनाता है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी को देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ कर दी तो आप लोगों को मिलता है Al2O3, इसे हम लोग एल्यूमिना भी कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन की रिएक्शन सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ ही शो करनी है, आप किसी भी मेटल के साथ बनाकर दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन के साथ Fe2O3 बनाएगा, कॉपर के साथ भी बना सकता है। कॉपर सल्फर के साथ रिएक्शन जब देता है तो CuS दैट इज कॉपर सल्फाइड बना लेता है। अगर आप लोगों ने मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी दैट इज टेलुरियम के साथ, तो ऐसे केस में आप लोगों को मैग्नीशियम टेलुराइड मिलता है। सेलेनियम के साथ करें तो मैग्नीशियम सेलेनाइड मिलेगा। गाइस यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेलुरियम होता है ये टेलुरियम गोल्ड के साथ भी रिएक्शन देता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो गोल्ड होता है ये गोल्ड काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होता है, इसे नोबल मेटल कहते हैं, एंड ये बना देगा गोल्ड का टेलुराइड एंड गोल्ड का टेलुराइड बन जाता है। तो ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स हैं ये मेटल के साथ काफ़ी अच्छी रिएक्शन दिखाते हैं। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स की तरफ। ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स हैं ये भी मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं एंड करस्पॉन्डिंग हलाइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो NaCl कैसे बना होगा सोचिए, बराबर है। इवन सोडियम फ्लोराइड बन सकता है, इवन सोडियम आयोडाइड बन सकता है। आप लोगों ने ऐसे ढेर सारे कंपाउंड देखे हैं गाइस, बराबर है, बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। ना यहाँ पर ये जो मेटल के कंपाउंड्स हैं इनमें आप लोगों को एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं। जो मेटल के हलाइड्स है, मेटल के हलाइड्स का जो आयोनिक कैरेक्टर होता है, इनका जो आयोनिक कैरेक्टर होता है ये कुछ ऐसा होता है कि जो मेटल का फ्लोराइड है इट इज मोस्ट आयोनिक एज कंपेयर टू क्लोराइड, एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू मेटल आयोडाइड। एंड ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा आयोनिक होता है एंड दिस इज लिस्ट आयोनिक और यू कैन से समवॉट कोवैलेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ की तरफ और ध्यान रखिए कि मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऐसे कंपाउंड्स मेटल हलाइड्स इन विच मेटल atom is in a higher oxidation state have more covalent nature। देखिए मैंने क्या लिखा है, ऐसे मेटल के हलाइड्स जिसमें मेटल ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उन हलाइड्स का नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट, एज कंपेयर टू द मेटल हलाइड्स इन विच मेटल हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि SnCl4 को देख लीजिए, PbCl4 को देख लीजिए। ये जो कंपाउंड्स है गाइस, ये कंपाउंड्स कोवैलेंट है। ये कंपाउंड कैसे कोवैलेंट, ये भी एग्जांपल देखिए, ये भी कोवैलेंट है। लेकिन अगर आप लोगों ने SnCl2 को देखा, PbCl2 को देखा या PbI2 को देखा या फिर UF4 को देखा, तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि लेस कोवैलेंट होते हैं, ये लेस कोवैलेंट होते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 17 की रिएक्टिविटी। एंड एज यूजुअल ग्रुप नंबर 18 के बारे में हम ये कहेंगे कि ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स हैं ये मेटल के साथ रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं।